अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं लिंक मैंने खोला हुआ था सेक्शन डी का और मैं कह रही थी पता नहीं आज एक भी बच्चा नहीं है। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट शो हो ना, मैंने कहा कोई एक स्टूडेंट है, इसको पूछने के भी बाकी लोग कहाँ है ना। तो बाद में मुझे ख्याल है कि ये एक पार्टिसिपेंट तो मैं खुद हूँ। तो मैं उसमें बैठी वेट कर रही हूँ कि आज बच्चों ने जो है वो मीटिंग पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन की अभी तक। सही, हम लोग ने मैम की हुई थी, वही आपकी तरफ से दे रहे होंगे। स्टूडेंट हाँ, तो बल्कि पूछ रहे थे ग्रुप में ना। मैंने लिंक दूसरा खोला हुआ था ना, तो उस वजह से मुझे वो नहीं फिर पता चल सका। ओके मैम। जी बच्चों, हमारा कैसे हैं आप सब लोग? मैम हम ठीक है, आप कैसी हैं? हम ठीक है मैम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैम एज चले लाइबा अमजद बताएंगे क्या पढ़ा था। लाइबा अमजद, नबीहा तारिक, नबीहा, समीरा। मैम हमने एजिंग का पढ़ा था कि वो एज के बारे में पढ़ा था कि मैम उसमें जो चेंजेस वगैरह आती हैं और कैसे अडल्ट्स जो होते हैं वो स्टिग्मेटाइज होते हैं, इस तरह की अलावा और क्या पढ़ा था? जी मैम। मैंने कहा इसके अलावा और क्या पढ़ा था? मैम वो चेंजेस वगैरह हमने पढ़े थे कि जो अडल्टहुड में आते हैं, कुछ डिजीजेस वगैरह के बारे में। मैम जो प्रेडिक्टेबल चेंजेस आती हैं, मतलब नॉर्मल एजिंग में, जो मतलब उनके स्टेप में यस क्या कुछ उनके बॉडी फंक्शन में और चेंजेस आती हैं, जिस तरह मतलब हेयरिंग में विजन चेंजेस आते प्रॉब्लम, हैं, हाँ विजन में। विजन प्रॉब्लम थे और इस तरह करके। सैयदा मारो, सैयदा मारो। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का नाम लिया जाता है और वो अक्सर रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसका मतलब होता है कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। कोई आपका फोरम है जिस लाइक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है कोई आप लोगों का? यस मैम है। जरा वहां पे मैसेज रोटेट कर दीजिएगा। यस है ना, आज आखिरी दिन है कि जिस बच्चे का नाम लिया गया और उसने आपसे रिस्पॉन्स ना दिया तो उसकी वहीं पे मैं अटेंडेंस एब्सेंट अपने पास नोट कर लूंगी, चाहे वो लेक्चर के एंड पे अटेंडेंस में प्रेजेंट भी होगा। ठीक है। फाइजल रसूल कौन से सेक्शन की है? इसने बड़ा शोर पता नहीं क्या अटेंडेंस का मचाया। बच्चे मैं आपके सामने अटेंडेंस मार्क करती हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस की स्क्रीन शेयर होती है, फिर भी आप लोग कहते हैं हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, तो आप लोग तब ध्यान से देखा करें ना जब मैं मार्क कर रही होती हूँ। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर भी जो है वो कुछ एजिंग से रिलेटेड ही है। व्हाट इज एजिंग? Aging is a progressive universal decline, first in the functional reserve and then function that occurs in organisms over time. So aging में क्या हुआ कि progressively decrease आता है पहले functional reserves में, जैसे reserves end होती हैं तो साथ ही function में itself decline हो जाता है। कैसे? जैसे कि last time I discussed with you the example of the synovial fluid.
With the passage of time or with age, the synovial fluid starts to decrease in amount. As it decreases, the joint surfaces start to rub against one another, thereby causing damage to the surfaces of the bones, and as a result, pain ensues over there. Okay. So what happened? Initially, the function reserve, which was the synovial fluid, was decreased, and then the function movement of the bone was restricted because of the pain. Aging is heterogeneous, सब लोगों में differently हो रही होती है. Aging is not a disease. However, the risk of developing disease is increased. ये पावर पॉइंट को कुछ हो गया, ये क्या है? पता नहीं प्रॉब्लम. यहाँ पे लास्ट टाइम भी इशू था. Geriatric syndrome. Do you know about the term geriatric? No, ma'am. Geriatric refers to the older adults, old age. Gerontology के बारे में मैम पता है. Geriatric syndrome means the syndromes which are common or which are prevalent in the old age people. So geriatric syndrome refers to a symptom or the problems presentation that is common in older adults. Most are multifactorial in origin. If we look at the geriatric problems, what are the main problems faced by the old individual? The slide says that there are 4 major I's. Number 1, immobility. Number 2, instability. Number 3, incontinence. And number 4, intellectual impairment. The person is unable to move much. His activity is reduced. So immobility is there. Instability due to the lack of balance. The balance is not that much good in the older age. Moreover, might be there are some physiological changes that tend him to fall. Then incontinence due to some reasons, and intellectual impairment as well. Common geriatric problems या आपके पास symptoms थे, ठीक है? Problems क्या थे? Dementia and delirium था, ठीक है? Dementia and delirium था, जिसकी वजह से intellectual impairment आ गई. Fall था, जिसकी वजह से या immobility या आपके लिए instability की वजह से fall हुआ, तो urinary incontinence आ जाती है और pressure ulcers आ जाते हैं. Immobility की वजह से pressure ulcers आ जाते हैं, ठीक है? Instability की वजह से fall आता है और incontinence तो है ही है. So, ये 4 major issues हैं, which will be discussed in our today's lecture: dementia, delirium, fall, urinary incontinence, and pressure ulcers. Dementia is a syndrome of the progressive decline in which multiple intellectual abilities deteriorate, causing both cognitive and functional impairment. So, dementia or delirium, how will we differentiate between the two? Dementia is a chronic confusion, whereas delirium is a acute confusion. So what is happening in both? Almost both the conditions are similar with slight differences only. So what is happening? Dementia, what does the dementia do? It memory loss होता है. जी memory loss होता है dementia में, और as a result of memory loss क्या होता है? ये cognitive और functional दोनों impairment करती है ना. जब memory नहीं है तो cognition कहाँ से आएगी? मेमोरी नहीं है तो फंक्शन कैसे कर सकेगा? उसको तो कोई प्रीवियस बात याद ही नहीं कि ये काम कैसे करना है, तो फिर फंक्शन इम्पेयरमेंट भी होगी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होगी. Dementia is a state of chronic confusion, whereas delirium is an acute state of confusion. It is important to differentiate dementia from delirium. Both dementia and delirium are characterized by disorientation, memory impairment. Moreover, there is paranoia, hallucinations, functional liability, sleep-wake cycle. मुझे बताएं कि ये disorientation क्या होगी?
मैम वो मतलब किसी भी डायरेक्शन को मतलब उसको मतलब सही तरीके से मेजर नहीं कर सकेंगे। क्या होगी डिसोरिएंटेशन? मतलब कोई भी डायरेक्शन या मतलब किस चीज के बारे में उनको जो है वो नहीं होगा, यानी जिस तरह हम लोग कैरेक्टराइज कर देते हैं डिस्टेंस इतना है या फिर डायरेक्शन किस साइड पे है, तो फिर उनको उस चीज में प्रॉब्लम होगी। जो इंडिविजुअल है वो ओरिएंटेड नहीं फील करता एनवायरनमेंट में, उसे पता नहीं है कि वो कहाँ बैठे है, आज क्या डेट है, किस जगह है, मौसम कैसे है, ओरिएंटेशन नहीं होती, फिर मेमोरी इंपेयरमेंट होती है। ठीक है। पैरानोया क्या होता है? पैरानोया आप ये कहें कि सीएनएस की कंडीशन है, प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि मैम एक पर्सन थिंक करता है कि मतलब सब उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हार्म हार्म पहुंचाने की भी, और इसके अलावा उसे लगता है कि जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं सबके सब जो हैं वो उसके खिलाफ है। ठीक है, उसके अगेंस्ट है, उसको वो चाहते हैं कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये पैरानोया की सिचुएशन होती है। ठीक है। फिर उसी तरह हेलुसिनेशंस आ जाती हैं। हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में चले जाना, जो चीजें असल में एग्जिस्ट नहीं भी करती उन चीजों को आप जो है वो सोचते रहते हैं कि जैसे वो अपनी एग्जिस्टेंस में है। सो माइंड की अपनी क्रिएटेड सीन्स होते हैं या माइंड की अपनी क्रिएटेड बातें होती हैं जिन्हें हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये सारी आपकी चीजों को इफेक्ट कर सकती है। हो सकता है कोई बोल नहीं रहा, आपको लगता है कि आपको बातों की आवाज आ रही है, आप असल में कोई नहीं है सामने, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी को देख रहे हैं। ठीक है। Key features of the delirium are the acute onset, impaired attention, and altered level of consciousness. The main goals of a care of a patient with dementia is to improve the cognitive and physical functioning. Key goal is to identify and treat reversible causes of the cognitive impairment, such as infections, electrolyte abnormalities, vitamin deficiencies, thyroid disease, substance abuse, medication, psychiatric illnesses. ये सारे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सबको हमने क्या करना होता है? करेक्ट करना होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल कॉजेज है जिसके हमारी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की इन केस ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया के क्रॉनिक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिलीरियम एक्यूट स्टेट। नंबर 2 कम्स द फॉल्स। ठीक है। सेकंड जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी जेरियाट्रिक, वो फॉल्स थी। In case of geriatric falls, हम क्या करते हैं? We exclude the falls occurring from seizures, stroke, or syncope. Can anyone tell me what is syncope? जी बच्चों, किसी को नहीं आता? सिंकोप का मतलब होता है फेंटिंग की जो सिचुएशन होती है ना, वो सिंकोप होता है। और यूजुअली ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से ये कंडीशन आती है फेंटिंग की। ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाना, ये ऐसा होना कि पूलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर बॉडी हो जाए, तो उससे भी सिंकोप की कंडीशन हो जाती है। दैट इज द fainting. Fall rates and risk of injury from falls increase with age. Annually, almost 30% of the community developing adults more than 65 years fall. So the individual whose age is more than 65 years, out of 100, every 30 individuals experience fall. And out of the population of more than 80 years, more than 50% or almost 50% of the individuals do fall. Most falls are multifactorial. Falling is sometimes a symptom of another disease, such as an infection, some neurological disorder that is causing balance disturbance, any side effect of the medication, or age-related physiological changes. What can be the various age-related physiological changes? Maybe the proprioceptors are not working fine. That's why the person is experiencing fall. There is increased postural sway. He is not able to stand erect. Maybe there is some kyphosis or lordosis as well that is causing the individual to fall. Decline in the baroreflex sensitivity resulting in orthostatic hypotension.
What is this baroreflex or baroreceptor reflex? It is a reflex which maintains the blood pressure in the body. If there is any fall or rise in the BP, that is detected by the baroreceptors and they maintain it at its optimum level. But with the age, what happens? This activity is reduced, thereby no detection of decreased blood pressure and thus causing orthostatic hypotension. What is this orthostatic? Orthostatic hypotension is also known as postural hypertension. ठीक है, होता क्या है इसमें बीपी फॉल कर जाता है जैसे इंडिविजुअल लेटा होता है, ये थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप लेटे रहे या बैठे रहे उसके बाद एकदम से खड़े हो जाए तो आपको चक्कर आता है और आपको लगता है कि आप गिरने लगे हैं. ठीक है, दिस इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन. हुआ क्या कि पूलिंग ऑफ द ब्लड हो गई, ब्लड वाइटल ऑर्गन्स की तरफ एसेंशियल नहीं गया. ठीक है, ब्रेन के पास नहीं पहुंचा, लेट गए तो वो बस एक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हुई और उसने इंडिविजुअल को फॉल उसकी वजह से हो गया. Risk factor for falls include muscle weakness, previous history of falls, gait or balance abnormality, use of a walking aid, visual impairment, any arthritis or impaired activities of the daily living. Depression, cognitive impairment, age over 80 years, some drugs like polypharmacy having 4 or more drugs. So as a result of the side effect of the drugs like digoxin, which is a drug recommended for the heart patients, diuretic for causing diuresis, mostly in kidney patients, benzodiazepines, phenothiazines or antidepressants, which are the tranquilizers used for the peace of the mind, which makes the patient to sleep for some time so that he can feel better and relaxed after sleep, and type 1 anti-arrhythmetics. Okay? These are also drugs given in heart conditions, heart arrhythmias. History of fall. The evaluation of the fall should begin with the history, circumstances at the time of the fall, associated symptoms, thorough medication review of both prescription and over-the-counter medications. What do you know about the over-the-counter medication? मैम जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती. जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नीडेड नहीं होती. ठीक है, पेशेंट ऐसे ले लेते हैं, उनकी लीफलेट्स में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो लेते हैं और उसको अकॉर्डिंगली यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो बड़ी जब पेशेंट फॉल का आए तो क्लिनिकली उसकी हिस्ट्री हमने देखनी होती है कि इसने कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब या ओवर द काउंटर तो नहीं ली हुई जिनका कि साइड इफेक्ट फॉल था. The physical examination should include postural vital signs, vision evaluation, gait and balance testing, musculoskeletal evaluation of the joint stability and range of motion. अच्छा मुझे बताएं ये पोस्टरल वाइटल साइंस क्या होते हैं? बच्चे पोस्टरल वाइटल साइंस क्या होते हैं? अच्छा नहीं आता तो कोई बोल दिया करे. मैम मतलब कि उसका पोस्चर नॉर्मल है, वो उसकी जो मूवमेंट है मतलब वो बैलेंस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है उसकी पोस्चर मतलब. सुने, पोस्टरल वाइटल साइंस इसमें ब्लड प्रेशर और आ जाता है, इसके अंदर पल्स चेक करना और दूसरे सिम्टम्स आ जाता है. पोस्टल वाइटल साइंस क्या होती है कि पोस्टर चेंज कर करके हम कुछ वाइटल साइंस लेते हैं जिसमें मोस्टली आपके पास मेजरली आ जाता है ब्लड प्रेशर मेजर कर लेंगे. ठीक है, इसकी पल्स रेट देख लेंगे. टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट नहीं होता एक्सेप्ट कि एक्सट्रीम केसेस कोई हो जाए. तो पहले पेशेंट की लाइन कंडीशन में कुछ वाइटल साइंस मेजर किए जाते हैं, फिर हम उससे कहते हैं कि खड़ा हो जाए. जब 1 मिनट के लिए खड़ा होता है
तो फिर हम उसका क्या करते हैं, उसकी वाइटल साइंस मेजर करते हैं कि वाइटल साइंस सेम है या कोई चेंज तो नहीं आया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई 2 मिनट और खड़े हो, मीन्स जब वो टोटल 3 मिनट के लिए खड़े होता है तो फिर अगेन हम उसको जो है वो उसकी वाइटल साइंस चेक करते हैं और उसके साथ अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हों तो हम उनको भी नोट करते जाते हैं और इस तरह फिर हमें पता चलता है कि मे बी फॉल की रीजन ये थी कि ऑर्थोस्टैटिक पोस्टर वाइटल साइंस में इसकी वो वेरी कर रहे हैं। अगर तो सेम रहते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट नहीं हो सकती। Environmental assessment of the fall. Environment is very important. Are all the factors that is home favoring stability, or there are such factors which tend him to fall, like loose carpets or poor lighting? In poor lighting, he is unable to find any uneven surface, thereby that uneven surface led him to fall. So environmental assessment is also important. Now moving toward the third problem, that was the geriatric third problem, is the urinary incontinence. Urinary incontinence, as the name is telling us, the urine flows without you can say, what term should be used here? Incontinence. Urine flows without consent, तो नहीं हम कह सकते, वर्ड मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा क्या कहना था यहाँ पे। मैम ड्रिबलिंग होती है। ड्रिबलिंग तो होती है, विदाउट क्या कहेंगे, मतलब हमारी विदाउट कितने सारे आपको हैं जो डिजायर, विदाउट डिजायर, वोलेंट्री कंट्रोल नहीं होता। विदाउट डिजायर ही कह रहे हैं, ठीक है, मतलब जाना नहीं था वॉशरूम। सो पहले पढ़ा हुआ इनकॉन्टिनेंस को, ये नहीं मैम इसको यही Yes. कहते हैं ना, एक्सटेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन। So, up to age 80 years, urinary incontinence affects women twice as much commonly as men. After age 80, both sexes are equally affected. There are different types of the urinary incontinence. Risk factors for the urinary incontinence include advanced age, some functional impairment, dementia, obesity, smoking, affective disorder, and constipation. आप मुझे बता सकते हैं कि what this affective disorder is? नो मैम, आइडिया नहीं है। Affective disorder क्या होता है? ये भी आपके पास CNS related issue होते हैं, जिससे से different psychiatric problems होती हैं, ठीक है। इसमें आप affective disorder में कह सकते हैं कि anxiety तो नहीं, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और बड़ा सैड, और डिप्रेशन के साथ जो भी एसोसिएटेड चीजें वो होती हैं। रिवर्सिबल कंडीशंस एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ और क्या-क्या कंडीशन लाई कर रही थी जो कि रिवर्स हो जाती है? डिलीरियम आता है, फिर रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी आती है, देन देयर इज इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, impaction of feces. What is this impaction? Impaction, one hard stool is formed in the intestines, and that is very difficult to pass out of the anus. It is very life-threatening condition in old age. Polyuria, diabetes, caffeine intake, volume overload. So कहते हैं कि urinary incontinence जैसे ही ठीक होगा तो ये conditions भी automatically आपके पास correct हो जाएंगी। Pharmaceuticals, diuretics, adrenergic, agonist, antagonist. So कहते हैं कि ये बहुत सारी जब आप medicines लेते हैं तो ये भी urinary incontinence कर रही होती हैं। So अगर हम इन medicines को लेना छोड़ दें तो मे बी urinary incontinence भी साथ ही ठीक हो जाए, हो सकता है इन्हीं के साइड इफेक्ट में urinary incontinence हो रही हो। Leaking of the urine or urinary incontinence occurs in 4 ways: stress incontinence, urge, mixed stress and urge, and overflow incontinence. What is the name stress incontinence is telling? What do you understand out of this name? बच्चों ये तो कॉमन सेंस है ना, बताएं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होगा?
मैम मतलब अगर वैसे नॉर्मली मतलब एक बंदे को स्ट्रेस है तो उस वजह से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पेल्विक फ्लोर पे मतलब अगर जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस किस तरह का है? कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर रेज हुआ, उसने स्ट्रेस दिया onto the bladder, तो यूरिन लीक आउट हो गया। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होते हैं? इसे डिफ्यूसिव ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं कि एट वंस सर्ज होती है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है और एट वंस नीड टू वॉइडिंग फील होती है, ठीक है। फिर मिक्स्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि ब्लैडर एटॉनिक हो जाता है। So stress incontinence, urethral sphincter mechanisms are inadequate to hold urine during bladder filling. It is rare in men. Leaking small amounts of the urine during activities that increase intra-abdominal pressure, such as coughing, laughing, sneezing, lifting, or standing up. So a stress test can also be carried out to confirm the presence of the stress incontinence. What that stress test is: a patient is there with a full bladder, you ask that patient to cough, okay? The test is positive if the urine leakage coincides with the cough. Common in women due to insufficient pelvic support causes. Why the pelvic support is insufficient in female? Because of the childbearing, because of any gynecological surgery, and also due to the decreased effects of the estrogen on tissues of the lower urinary tract. The treatment of the stress incontinence, surgical interventions are the most effective treatment. Pelvic muscle exercises can be helpful. Treatment failure is higher in patients who have 2 or more leakages per day. थेरा 2 पढ़ चुकी हैं आप लोग? नो मैम अभी वन पढ़ पढ़ रहे रहे हैं। हैं। पढ़ रहे हैं तो चलिए इसमें स्पेशल जो यूनिट्स आएंगे ना, इसमें पूरा एक गायनी का यूनिट होगा, ठीक है। इसमें आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी कि इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। मेरा ख्याल इनकॉन्टिनेंस का टॉपिक भी शायद आएगा वहीं पे। Urge incontinence, also known as diffuser overactivity, is characterized by uninhibited bladder. So uninhibited bladder is the most common form of the urge incontinence in older adults. Urinary frequency and nocturnal incontinence are common. What is nocturnal incontinence? To urinate at night is known as nocturnal incontinence. Urge incontinence may be idiopathic. Lesions may be due to the lesions of the CNS, bladder irritation from the infection, stone, or tumors. Bladder retraining by encouraging the patient to void every 2 hours based on the patient's symptom frequency. The patient can also try urgency control. If no incontinence for 2 days, the voiding interval can be increased by 30 to 60 minutes until the patient is only voiding every 3 to 4 hours. So क्या ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? पेशेंट ने कि मैं एवरी 1 आवर जाता हूँ वॉशरूम, यानी कि घंटे के बाद वॉशरूम जाता हूँ। जी बेटा, मतलब 5,700 अपना माइक तो बंद कर लें। अगर एक घंटे के बाद वॉशरूम जाता हूँ तो उनमें से कहने कि वो प्रैक्टिस करे कि वो 1 आवर एंड 15 मिनट्स के बाद वॉशरूम जाए। अगर वो 1 आवर 15 मिनट्स के बाद वॉशरूम जाता है एंड ही इज नॉट हैविंग incontinence for 2 days, we will increase this time from 1 hour and 15 minutes to 1 hour and 30 minutes, ठीक है। इसी तरह हर 2-2 3-3 दिन के बाद हम टाइम थोड़ा सा एनहांस करते जाएंगे until कि वो वॉशरूम को every 3 to 4 hours के बाद विजिट करे। Mixed incontinence, of course, combination of stress and urge incontinence. Overflow is due to the either bladder outlet obstruction or an atonic bladder. Patients are male but rarely female. On physical examination, patients may have a palpable distended bladder. For male, causes are prostatic hypertrophy, prostatic cancer, urethral stricture, and for female, there might be some cystocele. Diffuser atonicity or underactivity can be caused by spinal cord disease, autonomic neuropathy, diabetes,
alcoholism, vitamin B12 deficiency, Parkinson's disease, or Tabes dorsalis. Tabes dorsalis is also, you can say, as a result of some infection, that is the syphilis, sexual infection है, क्योंकि sexual related diseases में syphilis आता है, उसके रिजल्ट में टेबिस डोर्सालिस आता है, और टेबिस डोर्सालिस में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट आती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स में, जिसमें बैलेंस का लॉस हो सकते हैं, टेक्सियाज हो सकती हैं, कोई रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो सकती हैं, सेंसेशन डिस्टर्ब हो सकती हैं. Pressure ulcers, also known as pressure sores, bed sore or decupitous ulcers, occur in older patients with reduced mobility. लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट बेड रिडन रहते हैं तो क्या होता है कि कुछ एरिया स्पेसिफिकली उनको स्ट्रेस आता रहता है, वो एरिया जो जहाँ पे बोन और स्किन एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे होते हैं, वहां पे फिर स्किन नेक्रोज्ड हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करती है. ये इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि ब्लड में जाके सेप्सिस और बोन्स में जाके ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा देता है. ठीक है. So a pressure ulcer occurs when increased pressure between skin and a bony prominence produces tissue necrosis. While pressure ulcers can occur anywhere, 80% of the ulcers occur over the heels, lateral malleoli, sacrum, ischial and greater trochanter. Osteomyelitis and sepsis are important morbid complications of the ulcers. You can see heels, and here is the sacral area. Repositioning patients at risk for developing pressure ulcers every 2 hours, providing bed-bound patients. There are air mattresses specifically for the patients who have to lie on the bed for longer time. So air mattresses reduces the pressure that comes onto the skin. The skin of the elderly bruise easily, called senile purpura. Some people have skin like transparent tissue paper, described as papyraceous skin, especially back of the hand and forearm. And you can see postal hypertension. Warning signs include dizziness, faintness, and visual disturbance. So measures to prevent postal hypertension include get out of the bed slowly and in stages, so that you are able to regain the blood pressure. Sleep with head of the bed elevated several inches. Daily fluid intake of 2 to 3 liters. Avoid hot showers or baths. They may cause venous dilatation, thereby venous pooling. Avoid bending down and suddenly standing up again. Rest for 60 minutes after meals. Avoid hyperventilation as it lowers blood pressure. Exercise regime must be recommended. Use thigh length elastic stockings to reduce venous pooling. What are these thigh length elastic stockings? What do? They compress the leg, thereby not allowing the blood to pool over there. ठीक है, एरिया रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर आ रहा होता है तो ब्लड वहां पे पूल करता ही नहीं. अवॉइड लॉन्ग सिटिंग. तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, हम पोस्टल हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. This was our today's lecture. जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो मैम. सब लोगों को क्लियर था सब कुछ? यस मैम.
मैम की आवाज आ रही है किसी को? बच्चे मैं बोल ही नहीं रही, इसकी मेरी आवाज नहीं आ रही। मुझे मैम मुझे लगा मेरा शायद नेट खराब हो गया। अच्छा जी बच्चे, अटेंडेंस टाइम है, जरा अटेंडेंस मार्क करवाना स्टार्ट करें आप लोग। माइक सबने जरा पहले ही खोल दिया करें, ठीक है, ताकि जैसे मैं नाम लूं तो फौरन आप लोग अपनी अटेंडेंस बोल दिया करें। अहमद नदीम, ये बच्चा क्यों नहीं आता क्लास अटेंड करने, कोई क्लास इसने अटेंड नहीं की। अहमद सईद, इमन एजाज, प्रेजेंट मैम। अली मोहम्मद, अलवीना, प्रेजेंट। अमरीन, प्रेजेंट। आमना, प्रेजेंट। अरफा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आसिफा, प्रेजेंट। आयमा, प्रेजेंट मैम। आयशा, अच्छा ये दूसरी बच्ची आयशा, दानिश, प्रेजेंट मैम। फैजान, फरहान, फातिमा, गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम। हमना, प्रेजेंट मैम। हारिस, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। लाइबा, प्रेजेंट मैम। लाइबा शकील, प्रेजेंट मैम। मायदा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट। नबीहा, प्रेजेंट मैम। मीरा, प्रेजेंट मैम। तमिया, प्रेजेंट मैम। तना, प्रेजेंट मैम। सेहत, प्रेजेंट मैम। शामरा, प्रेजेंट मैम। बड़े बच्चे प्रेजेंट है, शर्जील, प्रेजेंट मैम। सुंबर, मैम वो मीटिंग में है, उसका माइक खराब है। सईदा मारो। प्रेजेंट मैम। मारू कहाँ थी आप, बहुत आवाजें दी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में। मैम वो ना मुझे मीटिंग ऑन करके मैं जरा गई थी 1 मिनट के लिए, क्या था, उसके बाद मुझे पता चला कि आप मुझे आवाज दे रही। क्या मसला था आपका? मैम मैं जरा काम से गई थी बाहर, तो वो मोबाइल पड़ा हुआ था अंदर ही। बच्चे ये क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम मैं आप आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? मैम वो कह रही है उन्होंने ना मीटिंग ऑन की हुई थी तो वो 1 मिनट के लिए बाहर चली गई थी तो उनको फिर पता नहीं चला। 1 मिनट के लिए बाहर चली गई थी, मोबाइल लेके बाहर चली जाती है 1 मिनट के लिए, ये तो बहुत नहीं, लेने वो थी। काम के लिए गई। मैम काम के काम के लिए लिए गई यार, थी। आपको पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, काम के लिए नहीं बिठाया हुआ, पढ़ाई करके काम किया करें। ओके मैम। उस्मा जावेद, मैम। वसीम उमर, प्रेजेंट मैम। नीचे से सारे बच्चे प्रेजेंट हैं आज। मैम फैजान अली प्रेजेंट है। कौन? फैजान अली मैम। अच्छा, चलिए बच्चे ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज, लेक्चर पढ़ के आइएगा अच्छे से। अल्लाह हाफिज हाफिज मैम। मैम।